हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। ये हमारी पहली क्लास है यूपी टेट हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार एक माला में मोती के क्रम में लगी होती है और माला बनाती है, वैसे ही वर्णमाला में वर्ड एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, वो वर्णमाला को बनाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को समझ गए। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। इसमें 52 लेटर्स होते हैं। तो 52 लेटर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वर्णमाला के प्रकार के बारे में। तो वर्णमाला को भाग कितने दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो स्वर और व्यंजन ये दो भाग बनाए गए हैं वर्णमाला में। पहला आता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर की बात करें, जिस प्रकार आप गाना सुनते हैं तो स्वर का, जब गाना गाते हैं तो गाना गाने के लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? स्वर का। तभी आप उससे अलग अलग संगीत बना सकते हैं। उसी प्रकार जब हम वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला में स्वरों का ज्ञान होगा तो हम अलग अलग अक्षर या ध्वनियां निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्वर की बात करें तो स्वर क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो स्वर के 11 प्रकार हैं यहाँ पे। स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे वर्ण कहते हैं, और उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये किसके उच्चारण होता है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र उच्चारण। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे कहलाते हैं स्वर। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, उन्हें कहते हैं व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। और जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं स्वर। स्वर और व्यंजन हम लोगों ने समझ लिया। स्वर की संख्या हमने यहाँ पे 11 लिखी है, यहाँ पे 33। अगर इनका कुल योग करोगे तो ये 44 ही होते हैं, लेकिन हमने यहाँ 52 लिखे हैं। तो बाकी के जो वर्ड है जो डिफाइन किए गए वो हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से और हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आ से लेके औ तक। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। तो आ से लेके औ तक इनके बीच के जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर आपको पता है, आ के बाद बड़ा आ, दीर्घ आ, ई, उ, री। ठीक है, यहां से मैं रब कर लेता हूं। री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे दीर्घ रूप है। ठीक है, तो स्वर हम लोगों ने देख लिया। कितने स्वर हैं? हमारे 11 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर आपको दिख गए। तो ये 11 स्वर हमारे स्वतंत्र उच्चारण होता है इनका वर्णमाला में, और इन्हें कहते हैं स्वर। इन स्वरों को फिर से 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, स्वर, अब जैसे आप म्यूजिक सीखते हैं तो म्यूजिक में भी कई प्रकार के स्वर होते हैं, कुछ छोटे स्वर, कुछ बड़े स्वर, है ना, कुछ मिला के स्वर बनते हैं। उसी प्रकार स्वर को भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया। ये पूरा एक रो थी, अब इसको क्या अलग अलग भाग में बांट देंगे। तो सबसे पहले जो भाग आता है हमारा आता है ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। तीसरा आता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। तो पहला हमारा ह्रस्व स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में, मतलब जिन स्वरों को बोलने में हमें कम ताकत लगानी पड़े। जैसे हम जिसको कुछ बोलते हैं, हमें कुछ वर्ड बोलने में ज्यादा ताकत, मतलब जो हमारी हवा, हवा क्या है? प्राणवायु है। तो जिन उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें हवा कम लगानी पड़े वो होते हैं अल्प। ठीक है, या इस ह्रस्व स्वर या अल्प प्राण व्यंजन, जब हम इसके और भी टाइप पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें कम ताकत लगानी पड़े। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण कम समय में हो। ठीक है, इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो जिन वर्णों का उच्चारण
कम समय में, ठीक है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण कम समय में हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे। और ये कौन कौन से होंगे, जैसे हमारे, अगर इसमें देखो, आ बोलने में आपको कम समय लगता है, ई बोलने में कम समय लगता है, ऊ बोलने में, और री, ये हमारे, ठीक है, ये हमारे 4 जो लेटर्स होते हैं, वर्ड होते हैं, ठीक है, ये 4 लेटर हमारे ह्रस्व स्वर होंगे। कितने होंगे? ये 4। बात समझ आई? तो ये 4 जिन वर्णों का उच्चारण कम समय में होता है, तो ये कौन कौन से? आ, ई, ऊ और री। तो ये 4 जो वर्ण हैं, ये हमारे, इनका उच्चारण कम समय में होता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो मैं ये डिफिनीशन को रफ कर लेता हूँ। दीर्घ स्वर देखेंगे, ये आप लोग लिख लेना। तो दीर्घ स्वर कौन सी है? तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना? ह्रस्व स्वर से दुगना समय, दुगना, 2 गुना या दुगना समय, ठीक है। तो दीर्घ स्वर का उच्चारण कब होगा? जब दीर्घ स्वर का उच्चारण ऐसे वर्णों को बोलने में होता है जिनमें दीर्घ मतलब ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं इनका दीर्घ रूप? जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, फिर ए, आए, ओ, औ, ये बचे हुए 7, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7, इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे जो स्वर है हमारे, वो 7 और 4 मिलके 11 बन जाते हैं। तो टोटल तो आपने यहाँ पे लिख दिए। अब बचेंगे प्लुस स्वर। तो प्लुस स्वर में कौन से आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि ह्रस्व स्वर क्या कहते, किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है, किससे? ह्रस्व स्वर से। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, आई, ऊ, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ, ठीक। तो ये 7 हो गए। प्लुस स्वर क्या होते हैं? प्लुस स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, ठीक, 3 गुना समय, ठीक है। तो जिन स्वरों को बोलने में 3 गुना समय लगता है उसे बोलते हैं प्लुस स्वर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम, एग्जाम्पल में ओम, ये कोई एग्जाम्पल, ये केवल एक एग्जाम्पल है, ये कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो स्वर कितने हो सकते हैं? तो देखो, पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले तो ऐसे एक हिंदी का 3 लिख के किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। कभी कभी ऐसे करके भी आ जाता है, ठीक है। मैं अच्छे से समझा दूं, ऐसे 5 की तरह, है ना, इस तरह, और इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर्स के बीच में आता है। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। कौन कौन से स्वर? तो ये जितने भी 7 स्वर हैं, इनको हम क्या बना सकते हैं? प्लुस स्वर बना सकते हैं। किसी भी स्वर के, ठीक है, किसी भी स्वर, मतलब जो भी ये 11 स्वर है, ठीक है, ये 11 स्वर है, इनके आगे ये वाला चिन्ह, जैसे यहाँ देखोगे ओम, तो ओ में, ओ के पीछे 3 बनाया गया है, ओ के पीछे 3 बनाया ना, ठीक, हिंदी का। तो ये हिंदी का जब ओ के पीछे 3 आप लिख देते हैं तो वो बन जाता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर समझ गए? मतलब ये जो ओ का उच्चारण है, अब आपको ज्यादा करना है, किससे? ह्रस्व स्वर से 3 गुना, ठीक है, समझ गए ना। ह्रस्व स्वर से 3 गुना इसको बोलने में, उच्चारण करने में आपको समय लगाना है। तो प्लुस स्वर कि 7 को हम बना सकते हैं, 11 को हम प्लुस स्वर बना सकते हैं। मतलब जिसके पीछे भी आप ये हिंदी का ये लेटर लिख देंगे वो हमारा प्लुस स्वर हो जाएगा। जैसे ओ के पीछे लिखा गया है, ऐसे आप औ के लिख सकते हो, ऊ लिख सकते हैं, किसी भी स्वर के। तो स्वर समझ गए? तो हमने अभी पढ़ा क्या, स्वर क्या होता है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से किए जाते हैं। स्वर की बात करें तो स्वर को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला ह्रस्व स्वर, जिनको उच्चारण बहुत ही कम समय में हो, जैसे अ, ई, उ, इनको बोलने में हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। लेकिन वहीं दीर्घ स्वर आ जाते हैं, तो दीर्घ को स्वर को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लग जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ऐसे प्लुस स्वर क्या होता है? प्लुस स्वर जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व से 3 गुना समय, जैसे ओ, जैसे आप ओम बोलते हैं ओ, ए, है ना। जैसे आप किसी को बुलाते हैं, अरे, तो ए को लंबा खींचना है, तो जिस स्वर को लंबा खींच देंगे वहां पर प्लुस स्वर हो जाएगा। बात समझ आई?
तो अब बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या होता है, आई होप समझ आ रहा होगा। और बैकग्राउंड में जो आपको नॉइस आ रही है, क्योंकि आज है हमारा जो नवरात्रि होता है उसका आखिरी दिन, कन्या तक का जो भोज होता है, इस कारण से बगल में मंदिर है, वहाँ पे ढोलक कीर्तन हो रहे हैं, तो उसकी बैकग्राउंड आ रही होगी। और मार्केट में बेचने वाले निकले हैं, उनकी आवाज आ रही होगी। तो आप बात करें व्यंजन, व्यंजन की अभी बता दिया डेफिनेशन क्या होती है, स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं तो व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं, तो अगर व्यंजन को हम कैटेगराइज करें 33 कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पे व्यंजन को मिडल में लिख ले रहे हैं, ठीक है। वर्णमाला के बाद हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन को कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगराइज देख लो, पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, फिर आता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, फिर आता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। और एक पांचवा और है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन हमारे जो होते हैं वो होते हैं क से लेके म तक, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल और व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन श स स ह, ये हमारे होते हैं 4, य र ल व भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं। उच्छित व्यंजन अढ़ और अड़ा, ये 2 होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे 25 होते हैं, ये होते हैं 4, ये होते हैं 4, ये होते हैं 4, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे 4 4 8 4 12, 12 ये हो गए और 12 25, तो 25 12 7 3 37, ठीक है। अगर हम लोग वहां पे देखे थे तो वहां पर 33 लिखे थे, यहाँ पर 33, ठीक है। और 37 और 2 ये 39 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 और भी तो है, 12 2 16, 4 4 8 4 12 13 14, 14 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे देखोगे 9 3 39, ठीक है। अगर टोटल का सम करें तो 11 स्वर भी थे और 2 अयोग्य, ठीक है। 2 अयोग्य हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे 2 अयोग्य भी जोड़ दोगे तो 9 1 10 2 12, 2 हासिल 1 3 2 5 52, तो हमारी टोटल 52 हो जाती है। ये 2 जो है अयोग वाह है, अयोग वाह। तो आप लोगों ने समझ आया 52 लेटर कौन कौन से है, तो ये हमारे 52 लेटर है का से माँ तक, ये 25, ये 4 ये 4 ये 4 ये 2, तो ये कुल मिला के 52 है। इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब पहले हम लोग व्यंजन समझ लेंगे, उसके बाद अयोगवा समझेंगे, तब हम अच्छे से इसको बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे, ठीक है। तो हमने टोटल आपको सम करा के दिखा दिया कि 52 कौन कौन से होते हैं। तो 33 अगर मेन की बात करें तो 33 ये और ये, और ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है। मेन कौन से, मेन हमारा ये और ये, इनको मिला के हमारे 33 व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हमारे व्यंजन है। का से म तक की लेटर जो 25 यहाँ पे कंबाइंड किए गए, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद अंतस्थ, उसके बाद ऊष्म, बाकी फिर हम ये 2 जो अलग से हैं ये एक्स्ट्रा वाले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक, किसी चीज को स्पर्श करना। तो ये जो व्यंजन होते हैं वो किसी न किसी चीज को छूते होंगे, तभी तो इसका नाम स्पर्श रखा गया है। मतलब जो व्यंजन, जो भी, सॉरी हाँ व्यंजन ही पढ़ रहे हैं, तो जो भी वर्ड किसी भी चीज को छू के, मतलब जब हम बोलते हैं तो हम जब बोलते हैं हमारे अंदर की जो वायु है, जो हम लोगों ने ऑक्सीजन ले रखी है ना, जो हवा खींच रखी होती है फेफड़ों में, उनको जब हम बोलते हैं तो हमारे गले का जो वोकल होता है उससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उससे ध्वनियां निकलती हैं, वही हमारी ध्वनि वर्ड कहलाती है, ठीक है। वो हम लोग बाद में डिटेल में जब पढ़ेंगे उसको करेंगे। अभी इतना समझो, स्पर्श व्यंजन जब हम हवा छोड़ते हैं मुंह से,
जब हम बोलते वक्त हवा क्या होती है, हमें बाहर निकलती है, वो हवा हमारे शरीर के 5 जो मुंह है ना, हमारा जो फेस है, जो गला है, वो 5 भाग को छूता है, 5 हमारे भागों को छू के निकलता है, इसीलिए बोलते हैं इसको स्पर्श व्यंजन। वो 5 भाग सारे नहीं, एक साथ नहीं छूता है, किसी चीज को अलग अलग। तो वो अलग अलग जो लेटर होंगी उनके एक स्पेसिफिक भाग होता है उनको बोलने के लिए। तो कौन कौन सा होता है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम इसको वर्ग बना देते हैं, का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, च, ठीक है, ये हमारे वर्ग है, वर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। तो आपने देखा यहाँ पे 5 वर्ग है, का वर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, कचटा तपा, ठीक है। तो ये हमारे वर्ग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 5वां। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो छोटा है ना। तो मैं बाकी के ये साइड कर देता हूँ, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या है 25। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन संख्या 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग बोले तो क, ख, ग, घ, अंग। देखो अंगा ये है और अड़ा नीचे लगता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये अड़ा कहलाता है। जो हमने उच्छिष्ट व्यंजन में यहाँ पे लिखा हुआ था, 2 अड़ा थे, एक अड़ा होता है, अड़ा होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अड़ा है, और जब डॉट को नीचे रखेंगे तो ये अड़ा बन जाएगा, और जब इसके फ्रंट में रखेंगे तो ये अंगा बन जाएगा। दोनों का मतलब अलग होता है। का वर्ग सीख लिया। अब देखो, जब आप का वर्ग को प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है, मेरे साथ आप भी प्रयोग करेंगे। जैसे का वर्ग को उच्चारण को क, ख, ग, घ, अंग, फिर से बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, एक बार फिर से बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। अब आपने गले पे हाथ रख के बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। आपको यहाँ पे वाइब्रेशन, कहीं भी आप गले पे आप रखते हैं तो गले में आपको वाइब्रेट महसूस होता है। तो ये देखेंगे तो ये आपका जो गला होता है, ये पार्ट होता है, ये होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। तो इनका उच्चारण, ये 5 लेटर्स कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं, कंठ से हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, इसीलिए इसका वर्ग में रखा है। तो ये 5 जो लेटर्स हैं, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, ठीक है, बात समझ आए। तो जिन वर्णों का उच्चारण गले के ये कंठ से होता है, इसलिए उसको कहते हैं कंठ, ठीक है। इसके बाद चा वर्ग आता है, चा वर्ग। तो आप चा वर्ग में देखेंगे, च, छ, जा, झा, इया, कौन सी लेटर होते हैं, च, छ, झा से छतरी, ज, झा, इया, ठीक है, च, छ, जा, झा, इया। तो आप देखेंगे तो ये लेटर जो होता है च, छ, जा, झा, इया, आप जब चा, छा, जा, झा, इया बोलते हैं, अपनी जीभ पर फोकस करें, च, छ, जा, झा, इया। तो देखेंगे जो आपका ताल होता है ना, ये जो दांत होते हैं ना, ये ऊपर के दांत, ये ऊपर, ये जीभ है ना, ये क्या है आपकी जीभ है, ये नीचे के दांत है। तो ये जीभ ऊपर को टच हो, चा, छा, जा, झा, इया, तालु, ये ऊपर का उभरा हुआ भाग है ना, इसमें आपको टच होती है। तो इसे बोलते हैं तालव्य। क्या होता है, तालु, या इस लेटर को बोल देते हैं तालव्य, तालव्य, ठीक है। राइटिंग पर ना जाए, समझे बात को। तो चा वर्ग हमारा समझ आ गया होगा। चा वर्ग जिसका उच्चारण हमारे तालु से होता है, तो चा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तालु से, या तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये तालु में लिख देता हूं सिंपल भाषा में। का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, चा वर्ग का तालु से। फिर आता है टा वर्ग, क, चा, टा, टा वर्ग, क, चा, टा, ता, पा। मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, इतनी बात समझ। टा वर्ग में देखो, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ड़, ठीक है। अब देखोगे तो अब इसको प्रोनाउंस करेंगे पहले, ट, ठ, ड, ढ, ड़। क्या प्रोनाउंस हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब जीभ पे फोकस करें अपने, और फिर प्रोनाउंस करें, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो आपने देखा कि जो आपकी ऐसी जीभ थी, सीधी थी, पहले क्या हो रही थी, सीधा ऐसे, जैसे मान लो ये जीभ है, ये पहले तालु में ऐसे चिपक रही थी, है ना। अभी क्या हो रही, ये फोल्ड हो रहे है ना, फोल्ड होकर फिर टच कर रही तालु में। तो जो आपकी ये ऊपर के दांत थे,
इसमें जीभ क्या हो रहा है, ऐसे करके मुड़ के लग रही है ना, ऐसे मुड़ के कनेक्ट हो रही है, ऊपर टच हो रही है तालू में। तो ये है मूर्धा। क्या कहलाते हैं, मूर्धा। क्यों, क्योंकि ये मुड़ी हुई है ना। ट ठ ड ठ ऐसे झटके से निकले, ट ठ ड ठ, ठीक है, अड़, टा ठा डा ढा अड़। तो ये आपके एक ही जो भाग है तालु है ना, जीभ जो मुड़ के निकल रहे, तो सारी लेटर्स उसी से प्रोनाउंस हो रहे हैं, इसलिए इसको मूर्धा बोलते हैं, क्योंकि मुड़ा हुआ है ना। लेटर्स क्या है, मुड़ी हुई है, जीभ क्या है, मुड़ी हुई है, लेटर्स नहीं मुड़े हुए, जीभ मुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको ट वर्ग में रखा गया और इसको मूर्धा नाम दिया गया। इसके बाद ता वर्ग, ता वर्ग प्रोनाउंस करोगे त थ द ध न, ठीक है, ता ता दा धा न। तो ये देखोगे तो दांत में जब अब इसको प्रोनाउंस करें, अब प्रोनाउंस करें और जीभ पे फोकस करेंगे, त थ द ध न, तो आप देखेंगे आपके ऊपर के दांत के भाग में ये क्या कर रही है, जीभ टच होती है, इसके होते हैं दंत, दंत, ठीक है, इसको बोल देते हैं दंत। ये हमारे दांत से प्रोनाउंस हो रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ आया। तो स्पर्श व्यंजन में जो हमारा ता वर्ग है उसको बोलते हैं दंत, ठीक है, ये क्योंकि ये दांत से प्रोनाउंस होता है। तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक नंबर का पूछ देता है कि का वर्ग, या आपको का वर्ग पूछ सकता है कि किस कहां से, किस शरीर के किस भाग से प्रोनाउंस होता है, या लेटर दे देगा कि का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद दंत के बाद पा, ठीक है, पा वाला देखोगे तो प फ ब भ म, ठीक है, इनका उच्चारण करो प फ ब भ म। अब अपने होठ पे फोकस करो, प फ ब भ म। आपके होठ क्या हो रहे हैं, आपस में टच होते हैं, तो ये होते हैं ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं ओठ, होठ, ठीक है, होठ बोलो या ओष्ठ। तो ओष्ठ मतलब पाफा बाबा में ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। तो ये अगर इनकी संख्या देखोगे तो ये एक जरूर में 5 है और ऐसे भी 5 है, ठीक है, इस तरह ये 5 है टोटल, और इधर भी इस तरह देखोगे तो ये भी 5 है, तो 5 × 5 ये होते हैं 25। तो ये टोटल वर्ड जो उच्चारण हो रहे हैं 25, ये होते हैं स्पर्श, ठीक है, किससे होते हैं, स्पर्श होते हैं। किस शरीर के भाग, 5 भाग बनने कौन से पड़े, कंठ सबसे नीचे पहले कंठ आता है, फिर तालु, उसके बाद जैसे गले से ऊपर आते हो तो ऊपर सबसे पहले हमको तालु मिलता है, तालु, फिर देखते हैं जीभ क्या हो रही है, मुड़ के मिल रहे, तो उसे मूर्धा, फिर दांत, दांत से फिर बाहर आता है ओठ। तो ये 5 भाग हमारे हो गए, ठीक है। तो ये 25 वर्ड जो तुमने पढ़े स्पर्श व्यंजन में, हमारे शरीर के जो मुंह के भाग है उनसे हवा क्या होती है, हवा टच होकर निकलती है, ठीक है। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए 25। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतस्थ, ठीक है, नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे जो कि हमारी संख्या थी 4। जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, आई होप ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अंतस्थ, अंतस्थ हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व, अभी पढ़ा था य र ल और व। इनको अंतस्थ इसलिए बोलते हैं, यानी अर्ध स्वर भी कभी कभी कह देते हैं। अंतस्थ जो हमारा आधा, ठीक है, इनको बोलने में ज्यादा हमको ताकत नहीं लगाती, आधे बोलने पर लगती है, आधी ताकत लगती है, य र ल व। इनमें हमारा जो मुंह की जीभ है ना, जो जीभ होती है, जैसे हम लोगों ने अभी कंठ तालु वाले पढ़े थे, उसमें पूरी तरीके से इंग्रेज से हमारी जीभ बैरियर क्रिएट कर रहा था, तब हम उसको बोल पा रहे थे। लेकिन इन वर्डों को बोलने में, य र ल व बोलने में हमको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे, ज्यादा हमारी जीभ इंगेज नहीं हो रही। य बोलो, य बोलते हो तो देखोगे तो ये जो य बोल रहे हो ये तालु में कम टच हो रहे, मतलब हल्का सा गैप रहता है, य, ठीक है। तो देखोगे कि जो नीचे के दांत होते हैं ना, अगर हम ऐसे बनाए तो ये हमारे दांत है, तो ये जीभ क्या हो रहा है, ये ऐसे चौड़ी में है ना, नीचे में लड़ रही है, ऊपर हल्का सा फुला उभार रहता है जीभ का, बात समझना। ये जीभ यहाँ से फैल जा रही है और हल्का सा उभार रह रहा है, और ये जो तालु है उससे हल्की सी गैप रखते हैं। य र बोलते हो तो र, जैसे टा बोलते थे तो जीभ ऊपर लड़ रही थी, लेकिन इसमें र बोलने में नहीं हो रही, र बोलने में पूरा टच नहीं हो रहा, हल्का सा इंगेज है, तो ये आधा टच होता है, इसलिए कभी कभी इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। य र ल व, इनमें वर्ड कम या जीभ कम इंगेज होती है, इसीलिए बोलते हैं अंतस्थ, मतलब आधा, है ना, अंतः मतलब थोड़ा सा टच करके,
तो इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। समझ गए? अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारी जीभ होती है वो फुली इंगेज नहीं होती है, मतलब पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, केवल आधी स्पर्श करती है या हल्की सी स्पर्श करती है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है। तो ये 4 है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म से आपको पता है गर्मी। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे वर्ण उच्चारण में हवा बाहर आती है, तो हम उसमें हवा जब बोलते हैं इन वर्णों को, और इनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी को नहीं पता होता, सब बस प्रोनाउंस करते जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनको बोलने में जब हम बोलते हैं, आप अपना हाथ लगाएं, सेंसिटिव मतलब ये भाग हमारा सेंसिटिव होता है, इस पर नहीं पता चलेगा, इस पर पता चल जाएगा आसानी। सा सा हा बोलोगे या सा हा बोलोगे तो आपको यहाँ पे गरम गरम महसूस होगी। ठीक है, आप सा शा हा बोलोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शा। ठीक है, शा। समझ आ रहा है? शा कहेंगे जब हमने अभी बताया था ना, जब ऐसे दांत बनाए थे, इसमें जो जीभ थी, जीभ को हल्का सा उभार के यहाँ से टच करते हुए, है ना, जब आप बोलते हैं शा, ठीक, क्या बोलना है आपको? ये जीभ फ्लैट करना है, थोड़ा इस जीभ को उभारना है। ठीक है, तो आप इसको प्रोनाउंस करें शा, तो ये बोलते हैं शा। ठीक है, उसके बाद सा, ये मूर्धा, जीभ को मोड़ के सा, शट। जब आप षटकोण बोलते हैं, देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल में समझो, पहले वाले को शलजम बोलो, शलजम। ठीक है, शलजम बोलते हो आप, शलजम। तो ये हमारा श, जीभ थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे दांत, ये जो दांत होते हैं आपके, इन दांतों से फ्लैट टच करती है और हल्का सा उभार रहता है। लेकिन जब षटकोण बोलते हैं, षटकोण, ठीक है, शट नहीं है, षटकोण, तो षटकोण बोलते हैं तो जीभ मुड़ती है। ठीक है, तो ये जब जीभ को मोड़ के बोलना है सा, ठीक है, सा। लेकिन यहीं पे सपेरा वाला शब्द, सपेरा कहोगे तो ये दांत में, ये जो हमारे दांत होते हैं ना आगे के, यहाँ पे जीभ टच करो, सपेरा। ठीक है, सपेरा, सा। तो ये प्रोनाउंसिएशन सा से होता है। समझ आया? तो ये हमारा अगर देखें तो ये मूर्धा हो गया, ये दंत हो रहा है, ये तालव हो जाएगा। ठीक है, शा, क्योंकि ये तालव पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, लेकिन तालव में ही आ जाता है। उसके बाद हा बोलेंगे तो हा कंठ में आता है, ये कंठ से बोलते हैं, है ना। तो इनका भी हमारा सेम ही है उसमें, समझ गए ना। और इस में इसलिए रखा गया है, जब इसका भी पूछ देते हैं कि कहाँ से प्रोनाउंस होता है, तो ये तालवी में आ जाता है, तालु, ये मूर्धा, ये दंत। ये पूर्ण रूप, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन इसको रखा गया है, ओ हा को कंठ में रखा गया। प्रोनाउंसिएशन समझ गए कैसे प्रोनाउंस करना है। और उसमें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने में हमारी जो हवा है वो गर्म होकर बाहर निकलती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हवा गर्म होकर बाहर निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट बताते थे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। इस क्लास में हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक है, इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग इसको डिटेल रूप से करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक से इंफॉर्मेशन, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो जो व्यंजन है ना, जो व्यंजन को संयुक्त का मतलब है तो जोड़ना, संयुक्त मतलब है जोड़ा हुआ, है ना, जुड़ा हुआ। तो जब दो वर्ण जोड़कर एक वर्ण बने उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजन में जोड़कर व्यंजन बनते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का अर्थ देता है। जैसे हमारे अब पढ़े थे, कितने थे? ये 4 थे। कितने थे? 4 थे। कौन से? छ, र, ज्ञ और श्र। ठीक है, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, ये पढ़ते हैं आप लोग। तो जो छा बना है ये बनता है क और श से। ठीक है, क और श मिलके बनता है छ। ता देखोगे त्र, तो ये ता और र मिलके त और र, त्र। ठीक है, और ज्ञ की बात करें, ज और ज्ञ। ठीक है, और श्र की बात करें तो श और र, श्र। ठीक है, बात समझ आया? क और श को मिलकर छ बनता है, त और र मिलकर त्र बनता है, ज और य मिलकर ज बनता है, ज्ञ, और श और र मिलकर श्र बनता है। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई? तो ये हमारे 4 लेटर्स हो गए। एक और आपने पढ़ा होगा द्य,
द और या मिलके क्या बनता है, दिया। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये लेटर भी लिखा जाता है कैसे, द और या मिलकर दिया बनता है। तो ये एक लेटर और भी है, लेकिन इसमें कंबाइंड लिया नहीं गया, लेकिन इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय लिखते हैं जब, तो इस लेटर का यूज करते हैं, विद्यालय, ठीक है। हालांकि इसको कंबाइंड नहीं किया गया, लेकिन अभी यूज हम लोग करते हैं, बात समझे। अभी कुछ संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में हम लोगों ने दो प्रकार के संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। एक तो ये जो संयुक्त होके, ये दो संयुक्त होके एक अक्षर में बदल गए, ठीक है। ये भी संयुक्त होके एक अक्षर में बदल गए, ये भी संयुक्त होके एक अक्षर में बदला, ये भी संयुक्त होके एक अक्षर में बदला, ये भी संयुक्त होके एक अक्षर में बदल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही जैसे जब दो लेटर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। जब हमारे एक ही रह जाते हैं, एक ही जैसे हों, जैसे आप लोग पढ़ते हैं चक्कर, तो यहाँ पे देखेंगे क और क दोनों मिलके बदला नहीं, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, उनको मिला के ही लिख दिया गया। तो ऐसे लेटर, ये भी संयुक्त लेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके जो टाइप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि संयुक्त लेटर्स में इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है। इतनी बात समझ गया। इसको मैंने बेसिक से डाल दिया ताकि आपको जब आप वो चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन समझ गए। अब हमारे आता है लास्ट टॉपिक, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अयोगवा, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन देख लेते हैं क्या होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या बताओ पहले आप लोग कमेंट में कितनी बताई थी, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन देख लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है दो, एक होता है अढ़ा, एक होता है अढ़ा, अढ़ा, ठीक है। तो अभी हमने जो बताया था अंग और अढ़ा में डिफरेंस बता दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे अढ़ा है, ये अढ़ा है। इसके एग्जांपल पहले समझो, पढ़ाई, पढ़ाई और लड़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है। और खाड़ी, ठीक है, ये पूरा खा है, ठीक है। जब मैं ऐसे केवल ऐसा दूर से बनाऊं मतलब ये कंप्लीट खा है, ठीक है। तो ये खाड़ी लिखा है, लड़ाई लिखा है, पढ़ाई लिखा है, चढ़ाई लिखा है, ठीक है, चढ़ी है ना। तो अब देखोगे इनके प्रोनाउंसिएशन में, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये हमारे बाहर से इनको डेवलप किया गया, ये लेटर्स में नहीं होते हैं, इनको डेवलप करके बनाया गया, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त लिखा गया क्योंकि बाहर से जोड़े गए। तो आप बात करें इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, मेन होता है इनका प्रोनाउंस, कि हमको कैसे डिफाइन करना है, इनको बोलना कैसे है। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसको जब आप प्रोनाउंस करते हैं, चढ़ाई, अढ़ा, इसको जब अढ़ा, अढ़ा, इसमें देखो हा साउंड आता है, क्या आता है, इसमें हा का साउंड आएगा, इसमें हा का साउंड नहीं आएगा, ठीक है। इसे पढ़ हाई, पढ़ हाई, हाई निकल रहा है ना, क्योंकि आ का प्रोनाउंसिएशन हा में आ को जोड़ेंगे हाई निकलेगा, हाँ ठीक है। तो ये पढ़ाई प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो पढ़ हाई, ये देखो पढ़ हाई प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। यहाँ पर पढ़, ये आ का दीर्घ रूप है तो आ, और यहाँ पे हमने बताया था हा साउंड निकलता है, तो पढ़ हाई निकल रहा है ना, चढ़ हाई, चढ़ाई, पढ़ाई, लेकिन यहाँ पर नहीं, लड़ाई, यहाँ देखो लड़ आई, यही निकला, क्योंकि आई आस्वर है, यहाँ पे ई भी है, तो ये आई निकला, और यहाँ पर निकला, यहाँ आई अलग हो गया, लड़ अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर अलग कर रहे हो तो पढ़ और हाई निकल रहा है, चढ़ हाई, चढ़ हाई, यहाँ पे हा साउंड निकल रहा है, तो इसको प्रोनाउंस करने में हा साउंड निकलेगा, इसको प्रोनाउंस करने में हा नहीं निकालना। चढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है, इसको बोलेंगे लड़ाई, खाड़ी, तो यहाँ पर कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, समझ गए। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अयोगवा। अयोगवा की संख्या भी कितनी होती है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो अयोगवा हमारे होते हैं कितने और कौन कौन से, वो आप लोगों को लिखना है। तो हम बता देते हैं अयोगवा, ये होते हैं अंग और आह, ठीक है। इनकी संख्या हमारी कितनी है, दो दिख रहा है तो दो ही होंगे। तो बात करते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन अयोगवा क्यों कहते हैं और इनको स्वर और व्यंजन के बीच में क्यों रखा गया, इस बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है स्वर का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इन अयोगवा का अगर देखते हैं तो अयोगवा जो उच्चारण है, ठीक है,
ये अंग और आहा, इनमें हा साउंड निकल रहा है, हा आहा, ठीक है। अंग और इनका जो उच्चारण हो रहा है वो किससे हो रहा है? स्वर की सहायता से हो रहा है, ठीक है। जो इनका उच्चारण हो रहा है ये स्वतंत्र रूप से नहीं किए जा रहे हैं। किससे नहीं हो रहा है? ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किए जा रहे। इनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, क्योंकि इसको बोलने के लिए आ यूज हो रहा है, यहाँ पर भी आ यूज हो रहा है, ठीक है। और इनको लिखा किसके से जाता है? इसको स्वर की, क्योंकि ये जो लेटर, जो वर्ड हमारा स्वर की सहायता से उच्चारण होगा उसे क्या बोलेंगे? हमने पढ़ाया था अभी, व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो इन्हें व्यंजन कहना चाहिए, है ना, क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। ये बात समझे? तो इनको उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ी, इसलिए इनको व्यंजन कहना चाहिए था। बट यहाँ पे व्यंजन नहीं क्या रखा गया ना, इनको व्यंजन में नहीं रखा गया। इनको हम स्वर की मात्राओं, स्वर की मात्रा, है ना, मात्रा की तरह भी प्रयोग करते हैं, की तरह। जैसे अंक की देखोगे तो यहाँ पे चंद या पंकज, पंकज, तो यहाँ देखो अंक की मात्रा यूज की गई। यहाँ मात्राओं के रूप में भी यूज कर, आहा, अतः, पाठ तो अतः, तो इनको स्वर की तरह भी यूज किया जा रहा है ना, स्वर की मात्रा की तरह भी यूज किया गया। तो इसीलिए जो ये ना तो ये स्वतंत्र रूप से स्वर है, ना ही स्वतंत्र रूप से व्यंजन है, इसीलिए इनको अयोगवा रखा गया। और ये स्वर और व्यंजन के मध्य रखा जाता है, ठीक है, इसीलिए इनको अयोगवा कहा गया, क्योंकि इनका उच्चारण ना तो स्वतंत्र रूप से स्वर में आता है और ना ही स्वतंत्र रूप से व्यंजन है, इसीलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। आई होप क्लास समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर